हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पत्थर के बारे में पढ़ा था और उनके जो परीक्षण हैं और एक अच्छे पत्थर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और चट्टान जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जहां से हम पत्थरों को प्राप्त करते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईंट के बारे में। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ईंट है वो क्या होता है। और इस वाली क्लास में हम देखेंगे ईंट ईंट हमारी कितनी टाइप की ईंटें होती हैं, ईंट का जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है वो क्या होता है, ईंटें जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलके बना रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसको एक ईंट बनाने की प्रक्रिया है वो कि एक ईंट जो तैयार होती है वो कैसे तैयार होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम लगा रखा है इसका ईंट का। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ईंट जो होता है हमारे पास एक घनाकार आकार का होता है, जिसका साइज जो होता है नॉर्मली 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट या डेप्थ बोल सकते हैं आप, वो होती है। ठीक है। ईंट जो होती है एक आर्टिफिशियल हमारे पास मटेरियल है, जिसे हम क्या करते हैं अलग अलग जो इंग्रेडिएंट होते हैं, घटक होते हैं, उनसे मिला के बनाते हैं। ठीक है। जैसे उसमें है एल्यूमिना, चूना, सिलिका, इनको मिला के हम इसको बनाते हैं। जो भी घटक है हमारे इंग्रेडिएंट हैं इनको मिलाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको एक मिल में इसको क्या करते हैं हम पानी के साथ मिलाते हैं और उस मिलाने के बाद एक सांचे में डालते हैं। सांचे में डालने के बाद हम क्या करते हैं इसको कुछ टाइम के लिए इसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जब ईंट थोड़ा ठोस हो जाती है उसके बाद हम इसको भट्टी में या पवाजा में पका देते हैं। उसके बाद जो हमको एक कठोर पदार्थ मिलता है उसी को हम ईंट बोलते हैं, जो नॉर्मली आपने अपने घरों पे या आसपास के एरिया में देखा होगा, उसी को हम ईंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईंट का जो साइड वाला फेस होता है इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। और जो इस साइड वाला फेस है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर वाला फेस है, इसको बोलते हैं हम हेडर। और जो स्ट्रेचर वाला फेस होता है ये इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट बोल सकते हैं हम 10 सेंटीमीटर। और ये ऊपर एक आप जो छोटा सा गड्ढा जैसा देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम फ्रॉग या डिल्ला। तो जैसे आप इस वाले में देख सकते हैं जो ये डिल्ला होता है इसको हम ये जो होता है एक शेयर की का काम करता है और शेयर की या बॉन्डिंग का काम करता है। जो दो ईंट हम जब ईंट को जोड़ते हैं एक दूसरे से मसाले के साथ तो उस टाइम पे ये बॉन्डिंग का काम करता है। और इस पे अक्सर आप देखते होंगे कि इस पे कंपनी का नाम या लोग कुछ एक साइन बना के छोड़ देते हैं। जैसे इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं SVV लिखा हुआ है। तो ये फ्रॉक का भी एक साइज होता है। फ्रॉक का जो नॉर्मली हम साइज लेते हैं, जो हमारा ब्रिक का जो साइज है उसके साइज से हमेशा क्या होता है ये छोटा लेते हैं। और फ्रॉक का जो साइज हम जनरली लेते हैं 10x4 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम हमारे पास कौन कौन सी टाइप की जो हमारी ईंटें होती हैं हमारे पास किस किस साइज़ की। तो सबसे पहले आता है मॉडुलर साइज या स्टैंडर्ड साइज। मॉडुलर साइज या स्टैंडर्ड साइज का जो साइज इस ब्रिक का जो साइज होता है ये होता है 19x9 सेंटीमीटर। जनरली एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि मॉडुलर या स्टैंडर्ड साइज का जो ब्रिक होता है उसका साइज क्या होता है, तो हमको ये याद करना है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास ब्रिक का साइज होता है वो होता है 20x10x10 सेंटीमीटर। यह है नॉमिनल साइज। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल साइज 23x11.4x7.6 सेंटीमीटर। ये हमारा ट्रेडिशनल साइज है। उसके बाद आता है फ्रॉक का साइज। जो फ्रॉक का साइज होता है ये हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो है एक कौन कौन से टाइप की हमारे पास ईंटें होती हैं उनके बारे में। अब देखते हैं जो हमारी ईंटें होती हैं वो किन किन घटक से मिलकर बनी रहती है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने जो लिखा है घटक लिखे हैं, इंग्रेडिएंट लिखे हैं और यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ है। तो जो हमारे ब्रिक के घटक होते हैं सबसे पहले है एल्यूमिना Al2O3, जिसका प्रतिशत होता है 20 से 30% तक। उसके बाद है सिलिका। सिलिका का परसेंटेज होता है
50 से 60% तक। उसके बाद चूना जिसका प्रतिशत 2 से 5% तक। चूना 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है हमारा 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड 5 से 6% तक हम लेते हैं। ठीक है। एग्जाम में सीधे इनका पूछा जाता है कि एल्यूमिना जो हमारा ब्रिक में होता है कितना % होता है या सिलिका कितना % होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है। मैंने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। एक छोटे नोट्स बना के आपको वही याद करना है। सबसे पहले देखते हैं हम एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना जो होता है यही हमारा क्या है, एक मेन घटक होता है। एल्यूमिनाई जो हमारा जो क्ले होता है, एल्यूमिना और सिलिका, यही हमारे क्या होते हैं, मेन घटक होते हैं हमारे ब्रिक के। क्योंकि इन्हीं का परसेंटेज आप ऊपर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इन्हीं का परसेंटेज होता है। तो जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना क्या करता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसको एक सुगठिता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे क्या होता है हम उसको सांचे में आसानी से ढाल सकें। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हमको उसको सांचे में या माउल्ड में ढालने में क्या होगी, दिक्कत होगी। वो हम उसको एक सही शेप नहीं दे पाएंगे। दूसरा है अधिक मात्रा पे होने पर या अधिक मात्रा पे जब ये होता है एल्यूमिना, तो क्या होता है ये सूखने पे इस पे संकुचन आ जाता है और ऐठन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा एल्यूमिना की अगर हम मात्रा इसकी अधिक हो जाती है, ठीक है, अगर एल्यूमिना की मात्रा 30% से अधिक हो जाएगी तो हमको क्या होगा, ईंट कठोर मिलेगी। लेकिन ईंट तो कठोर मिलेगी और इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जब हम इसको सुखाएंगे तो इस पर संकुचन आ जाएगा और एक ऐठन टाइप की ये जो हमारी ईंटें जो होंगी जब हम उसको पकाएंगे तो वो टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है सिलिका। सिलिका भी हमारा जो एक मेन घटक है हमारी जो ईंट की मिट्टी होती है उसके लिए। और सिलिका जो होती है ईंट में संकुचन, ऐठन व दरार उत्पन्न होने से रोकता है। ईंट को समान आकृति या आकार, जो भी ईंट का हमारा शेप और साइज होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सिलिका होता है। ठीक है। सिलिका की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो जो हमारे किले के कण हैं उनके बीच का जो संसंजन होता है, संसंजन बल जो होता है वो समाप्त हो जाता है और ईंट जो होती है हमको भंगुर प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद है थर्ड है चूना। चूना क्या करता है, यह एक फ्लक्स का कार्य करता है, जो क्या करता है सिलिका को कणों को जब हम अपने जो हमारे क्ले में जो सिलिका के कण होते हैं जब इनको हम भट्टी में पकाते हैं तो उस टाइम पे सिलिका के कणों को पिघलाने में सहायक होता है। दूसरा क्या करता है, चूना जब उच्च ताप पर सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है तो ईंट के कणों को आपस में एक बांधने का कार्य भी करता है। एक मतलब एक बॉन्डिंग मटेरियल का कार्य भी चूना हमारा करता है। थर्ड है चूने की मात्रा अधिक होने पर सिलिका के कण कम ताप पर पिघल जाते हैं जिससे ईंट डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जब चूने की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो सिलिका के कण है वो ये हमको एक टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ये पिघल जाएगा और जो हमारी ईंट है वो डिफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आता हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण जो हमारा ब्रिक का रंग होता है वो हमको पीला प्राप्त होता है और ये क्या करता है, संकुचन को भी कम करता है। जब हम ईंट को हम पकाते हैं उस टाइम पे जो उसका संकुचन होता है उसको भी ये कम करता है। लास्ट है हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही हमको जो हमारा ईंट का जो लाल रंग होता है वो हमको प्राप्त होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जो हमारा ईंट होता है उसका रंग हमको नीला, और अगर इसकी मात्रा कम होती है तो हमको ईंट का जो रंग होता है वो पीला प्राप्त होता है। और ये ईंट को जल से भी बनाता है, जल ईंट को वाटरप्रूफ भी बनाता है। ठीक है। तो ये तो पढ़ा हमने कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी ईंट बनती है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बारे में हमने जाना, उनका कितना परसेंटेज होता है, उनका क्या रोल होता है उसके बारे में भी हमने जाना। अब देखते हैं कि जो ईंट की मृदा होती है उसमें कुछ हानिकारक तत्व भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे।
तो सबसे पहले जो हमारी ईंट की मृदा में हानिकारक तत्व होते हैं वो उसमें कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, चूना पत्थर या ढेले जिनको हम लम्स बोलते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा है बजरी या कंकड़ पत्थर। तीसरा है घास फूस और अन्य वनस्पति पदार्थ। चूना पत्थर और चूना पत्थर जो उसमें नहीं होनी चाहिए, लम्स नहीं होनी चाहिए। क्या होता है जो हम ईंट में जब चूना मिलाते हो तो हमको एक महीन पाउडर के रूप में उसको मिलाना चाहिए। अगर उसमें कुछ ढेले टाइप के रह जाते हैं तो वो क्या होता है, एक अनबुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है। जब क्या होता है हमारी ईंट सीधे पानी के संपर्क में आती है तो उस टाइम पे जो चूना होता है वो जो नमी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद वो फूलने लग जाता है। जब वो फूलता है तो हमारी ईंट क्या हो जाती है, वहाँ पे टूट सकती है उस कंडीशन में। जब वो हम उस पर पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो या पानी को ऑब्जर्व करेगी तो वो उस टाइम पे टूट सकती है। इसलिए हमारी ईंट में जो चूना पत्थर है वो एक महीन पाउडर के रूप में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है बजरी या कंकड़ पत्थर। बजरी या कंकड़ पत्थर हमारे जो ईंट में इसलिए नहीं होनी चाहिए, जब हम क्या करेंगे अपनी ईंट को एक माउल्ड में डालेंगे, उसको माउल्ड में डालने की कोशिश करेंगे तो हमको एक प्रॉपर उसका एक प्लेन नहीं मिल पाएगा, एक समतल प्लेन नहीं मिल पाएगा उसको, या तल नहीं मिल पाएगा। जिससे क्या होगा, जब हम कभी अपनी ईंट की दीवार बनाएंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे हमको अगर उसका प्लेन हमको सरफेस नहीं मिलेगा, सरफेस अगर प्लेन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमको वहाँ पे काम करने में दिक्कत आएगी। और कभी क्या होगा, कंकड़ पत्थर अगर उसके अंदर हैं तो जो हमारी ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो भी हमको कम मिलेगी। ठीक है। तीसरा है घास फूस तथा अन्य वनस्पति पदार्थ। घास फूस और अन्य वनस्पति पदार्थ जब हम किले अपनी तैयार करेंगे तो उसमें नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, अगर हम घास फूस और अन्य वनस्पति पदार्थ भी हम अपने क्ले के साथ ही मिक्स कर लेंगे और जब उसको हम अपने भट्टी में ले जाएंगे, भट्टी में जाके हम अपने ईंट को पकाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा, जो घास फूस और वनस्पति पदार्थ हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, जल के नष्ट हो जाएंगे। और जो उनकी जगह पे, जो घास फूस की जगह पे जो एरिया है वो हमारा वहाँ पे छोटे छोटे हमको छिद्र दिखाई देंगे, जिससे क्या होगी, हमारे जो ईंट की स्ट्रेंथ है और उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। इसलिए तीन चीज़ें हमारे जो हमारी ईंट की मृदा है या क्ले है उस पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अगली वीडियो में हम देखेंगे, अब देखेंगे हम आगे कि ईंटों का उत्पादन कैसे होता है, हम कैसे ईंटों को तैयार करते हैं। तो चलो देखते हैं ईंटों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक। ईंटों का उत्पादन करने के हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है मिट्टी तैयार करना, जिसमें हम मिट्टी तैयार करते हैं। दूसरा है ईंटों को ढालना, उसको मोल्ड में ढाल के एक आकार देना मिट्टी को। तीसरा है उनको सुखाना और चौथा है ईंटों को पकाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी तैयार करना। पहला है मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। तो मिट्टी तैयार करने में भी हमारे 4 स्टेप हैं। पहला है मिट्टी खोदना, जिसको हम बोलते हैं डिगिंग। दूसरा है ऋतु प्रभावी बनाना, उसकी वेदरिंग करना। तीसरा है सम्मिश्रण, जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं। और लास्ट है गूंथना या ब्लेंडिंग। ठीक है। जो लास्ट हमारा गूंथना है उसको हम बोलते हैं नीडिंग। तो सबसे पहले मिट्टी खोदना। मिट्टी खोदने में हम क्या करते हैं, जहाँ से हम मिट्टी हमको निकालनी होती है, तो आपको जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हम मिट्टी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर से घास फूस या जड़ है, कंकर पत्थर या ऊपर की मिट्टी जो होती है, एक उपयुक्त मिट्टी नहीं होती जिससे हम अपनी ब्रिक बना सके। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो पृथ्वी का सतह है वहाँ से 10 से 20 सेंटीमीटर तक की जो डेप्थ तक हम क्या करेंगे, वहाँ पे मिट्टी, ऊपर की मिट्टी हटा देते हैं। उसके बाद हम जो उसकी मिट्टी होती है उसको खोद के निकाल लेते हैं। ठीक है। यही हमारा मिट्टी खोदना या डिगिंग कहलाता है। दूसरा है ऋतु प्रभावी बनाना या वेदरिंग। ऋतु प्रभावी में क्या होता है, मिट्टी खोदकर उसे हम क्या करते हैं, कुछ समय तक के लिए खुली हवा व जो धूप होती है उसमें छोड़ देते हैं। और इसको बीच बीच में हम क्या करते हैं, जो फावड़े हैं, फावड़े की मदद से मिट्टी को हिलाते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो उसमें छोटे छोटे जीव और कीट होते हैं वो या तो उससे चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। और जो हमारी मिट्टी होती है उसकी जो सुगठिता, फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसकी स्ट्रेंथ में भी सुधार होता है ये चीज़ें करके। ये क्रिया हम जो लगभग 1 हफ्ते तक करते हैं
और जो जब सभी कण जो होते हैं मिट्टी के क्ले के कण जो हमारा वातावरण है उसके टच में आ जाता है, तो यही प्रक्रिया जो हम कहलाती है वेदरिंग कहलाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक लाइन में लिखा हुआ है, मिट्टी खोदकर उसे कुछ समय के लिए खुली हवा व धूप में डाले रखना वेदरिंग कहलाता है। ये सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मिट्टी जब हम मिट्टी को सीधे वायु के संपर्क में कुछ समय के लिए रखते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो हमको याद होना चाहिए, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। उसके बाद है थर्ड सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग। सभी घटकों को उचित मात्रा में मिलाने की प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कहीं पे मिट्टी खोदते हैं तो वहाँ पे ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमको वहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी वो उसमें एक पर्याप्त मात्रा में एल्यूमिना हो, सिलिका हो, चूना हो, आयरन ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ये हो। अगर होंगे भी तो हो सकता है उनकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। अगर हम उसी से हम अपना ब्रिक बना लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो ईंट की स्ट्रेंथ है उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जो वहाँ पे हमारे पास मिट्टी होती है उनको क्या करते हैं, उचित अनुपात में मिला लेते हैं, और उसी उचित अनुपात में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है गूंथना या नीडिंग। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये होता है। उसके बाद लास्ट है हमारा नीडिंग या गूंथना। जैसे आप एक लाइन में देख सकते हैं, पानी की उचित मात्रा मिलाकर मृदा के साथ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम नीडिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है, जब हम मिट्टी तो हमारी सूखी होती है, अगर हम उसको उसकी ब्रिक बनानी है तो ब्रिक बनाने के लिए हम उसको सीधा तो ऐसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग भी नहीं होती है। तो जब हम उस पर पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने पे क्या होता है, जो हम उसको एक फ्लेक्सिबल मतलब उसको एक मिक्स करके जैसे आटा गूंथते ऐसे गूंथ के एक सांचे में ढाल सकते हैं आराम से, जिससे उसको एक अच्छा शेप मिल जाता है। ठीक है। तो पानी मिलाने की जो उचित प्रक्रिया होती है मिट्टी के साथ उसी को हम नीडिंग बोलते हैं। ठीक है। जो पानी मिलाते हैं हम लगभग 25 से 30% तक पानी मिलाते हैं जो हमारी मिट्टी होती है उसके वेट का। तो नीडिंग के लिए हम जो यूज करते हैं मशीन, उसको बोलते हैं पग मिल। ठीक है, उसको बोलते हैं पग मिल। और पग मिल के अलावा हम हाथ से भी वो करते हैं, पर हाथ से तो आपको पता है ज़्यादा मिट्टी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं ईंट के लिए, और जानवरों के द्वारा भी करते हैं। उनके मिट्टी फेंक देते हैं और उसमें पानी मिला के जानवरों को उसके ऊपर चलाया जाता है। उनके पाँव से जो मिट्टी होती है वो गुज जाती है। और एक फिर लास्ट मैटर हमारे पास होता है पग मिल वाला। पग मिल में एक मशीन होती है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका ऊपर का डाया होता है 120 सेंटीमीटर होता है और नीचे का डाया 75 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक होता है। और जो इसकी हाइट होती है, ये हाइट 100 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक होती है। जैसे आप ये भी पूछ लिया जाता है कि पग मिल की हाइट कितनी होती है। और इसमें क्या होता है, जो सब कुछ भाग तो क्या होता है मिट्टी के अंदर दबा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है, आधा भाग तो इसके नीचे दबा रहता है और बाकी का भाग इसका ऊपर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं और पानी डाला और ऊपर यहाँ पे ये जो लॉन्ग आर्म लगा हुआ है इसको हिलाते हैं। और जब इसको हिलाते हैं तो यहाँ पे साइड में इसकी ब्लेड लगी हुई है, तो ये ब्लेड ऐसे घूमती है। जब ब्लेड घूमती है तो ये क्या करती है, मिट्टी और पानी को मिक्स करता है। ठीक है। तो पग मिल से हम एक दिन में 15,000 या 30 क्यूबिक मीटर ईंटों के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। ये पूछ लिया जाएगा कि पग मिल से एक दिन में कितनी ईंटें तैयार की जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 15,000 ईंटें तैयार कर सकते हैं या 30 क्यूबिक मीटर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ईंटों को ढालना, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। तो क्या होता है, जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, एक उचित आकार में या और उसका जो शेप है उसको उसमें रखने के लिए माउल्ड में डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयार मिट्टी को मानक ईंट स्टैंडर्ड
ब्रिक के आकार में बनाने के लिए सांचे में ढालना मोल्डिंग ऑफ ब्रिक कहलाता है। ठीक है, तो मोल्डिंग ऑफ ब्रिक ब्रिक जो होता है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है वुडन मोल्ड, दूसरा होता है स्टील मोल्ड। ठीक है, जैसे अब यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारा वुडन मोल्ड है। इसके जो ये वाला पोर्शन है इस पे हम क्या करते हैं, मिट्टी भर के एक प्लेन मिट्टी भर लेते हैं, ऊपर से एक चाकू से या किसी उससे प्लेन कर लेते हैं ताकि इसका जो सरफेस है वो हमको प्लेन मिले। तो जब हम ये ईंट बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो इसके ये वाले फेस हैं, ये जो चारों साइड के फेस हैं, अब बार बार मिट्टी यूज करने से क्या होता है, कुछ मिट्टी इसकी यहाँ साइड पे चिपक जाती है। अगर जब इसकी साइड पे चिपक जाती है तो क्या होता है, पहली ईंट तो सही बनेगी, दूसरी ईंट भी सही बनेगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिट्टी चिपकती रहेगी, तो लास्ट फिर बाद में क्या होने लगेगा, जो हम अपनी मिट्टी डालेंगे इसके अंदर, तो जो पहले से चिपकी हुई मिट्टी थी उसके कारण से क्या होगा, जो हमारा ब्रिक का जो साइड का फेस होगा वो हमको प्लेन नहीं मिलेगा। तो प्लेन नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ईंट जैसे हम एक मोल्ड किया उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, पानी छिड़क लेते हैं इसके ऊपर ताकि इसका प्लेन साफ हो जाए, या बालू छिड़कते हैं ताकि वो उसके सरफेस पे नहीं चिपके। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सांचे, अगर सांचे में पानी छिड़क कर बनाई गई ईंटें, ठीक है, अगर सांचे में हम पानी छिड़क के जो ईंट बनाते हैं उसको बोलते हैं गीली पथेर या स्लोप मोल्ड। अगर सांचे में बालू छिड़क कर बनाई गई ईंट है तो उसको बोलेंगे बालू पथेर या सैंड मोल्ड। और ये जो मोल्ड का साइज होता है अंदर का, सांचे और लकड़ी और इस्पात के बने होते हैं। सांचे का जो भीतरी माप होता है वो ईंट के माप से 1/10 गुना बड़ा रखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारा जो ईंट का साइज है 19 गुणा 9 गुणा 9 है, तो हमको जो मोल्ड का अपना साइज रखना पड़ेगा अंदर का, वो रखना पड़ेगा 10 गुणा 20। ठीक है, 1/10 गुना उससे हमको बड़ा रखना है। ये है वुडन मोल्ड, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्टील मोल्ड। स्टील मोल्ड में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये नीचे दिख रहा है ये हमारा फ्रॉक के लिए नीचे से ही एक स्टॉक बोर्ड टाइप का होता है। ठीक है, जो थोड़ा ऊपर उठा रहता है, इसको नीचे से रखते हैं, तो ऊपर से मिट्टी भरेंगे तो इस एरिया पे जो भाग हमारा फ्रॉक वाला ऊपर उठा रहता है तो वहाँ पे मिट्टी में थोड़ा गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टील मोल्ड। ठीक है, जब हम अपनी ईंटों को मोल्ड में ढाल लेते हैं तो उसके बाद उनको क्या होता है, हमको एक एरिया में सुखाने के लिए रखना होता है। तो सुखाने की जो प्रक्रिया होती है वो हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो है प्राकृतिक विधि और दूसरा है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में हमको जो ईंट सूखने में 3 से 10 दिन का समय लगता है, और जो कृत्रिम विधि होती है इसमें ईंट सूखने में हमको 1 से 3 दिन का समय लगता है। और जिस कमरे में हम अपनी ईंटें रखते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर हम रखते हैं 1 से 120 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। जब हम नेचुरल विधि में हम ईंटें सुखाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत के कुछ दिनों में हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारे धूप होती है उसके डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए इसको छाया में ही सुखाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम सीधे धूप में सुखा देंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ दिन 1-2 दिन हम इसको छाया में सुखाते हैं, उसके बाद धूप में सुखाते हैं। जब उसके बाद ये थोड़ा ठीक ठाक होने, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि अब ये थोड़ा मजबूत हो गया है, सूख गई है, तो उसके बाद हम इसको अपने भट्टी में ले जाते हैं। जब सुखाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके बाद होता है इनको ईंटों को पकाने का। तो ईंटों को पकाने के लिए हम क्या करते हैं, प्वाजा क्लैंप या भट्टे क्लीन का प्रयोग किया जाता है। ईंटों को 900 से 1200 डिग्री के टेम्परेचर पे इसको पकाया जाता है। ठीक है, जब ईंट पक जाती है तो उसके बाद उसमें 2% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ईंटों को जो हम पकाने के लिए यूज करते हैं भट्टे, हम जो भट्टे यूज करते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है बुल ट्रेंच भट्टा और दूसरा होता है हाफ ट्रेंच भट्टा। उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुल ट्रेंच भट्टा और हाफ ट्रेंच भट्टे के बारे में।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुल ट्रेंच भट्टा और हाफ ट्रेंच भट्टे में अंतर। तो यहाँ पे इनका जो कार्य है, क्या क्या उनके कार्य हैं और यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पकाई क्षमता, ठीक है। जो बुल ट्रेंच भट्टा होता है उससे हम एक दिन में जो हमको ईंटें मिलती हैं वो 12 दिन में 3 लाख ईंट तक हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और जो हाफ मैन भट्टा होता है उसमें एक मौसम में हम 40 लाख ईंट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास कार्य निरंतरता। कार्य निरंतरता, जो बुल ट्रेंच भट्टा होता है ये वर्षा ऋतु में बंद हो जाता है। जब हमारी बारिश होती है तो उस टाइम पे हमको ये बंद करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में हम इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा है हाफ मैन भट्टा, जो क्या होता है हर मौसम में ये चालू रहता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम हर मौसम में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है ईंधन की खपत। तो बुल ट्रेंच भट्टे में हमको अधिक ईंधन की जरूरत पड़ती है और जो हाफ मैन है उसमें कम ईंधन की जरूरत पड़ती है। चौथा है सुखाने के लिए स्थल। बुल ट्रेंच भट्टे में हमको जो ईंटों को सुखाने के लिए हमको जो जगह चाहिए वो अधिक चाहिए होती है और हाफ मैन में हमको उसकी कम जरूरत होती है। पांचवा है प्रारंभिक लागत। प्रारंभिक लागत जो बुल ट्रेंच भट्टा है उसको बनाने में कम आता है और हाफ मैन भट्टा इसको बनाने में अधिक आता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्थायी स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है एक साइड से हम ईंटें डालते हैं तो डालते रहते हैं और दूसरी साइड से हम ईंटें निकालते रहते हैं और ये हर मौसम में इसीलिए चालू भी रहता है। इसके बाद विशेषता क्या है इसकी, तो जो बुल ट्रेंच भट्टा होता है उसमें जो हमको अच्छी ईंट मिलती हैं, ठीक है, वो कम प्राप्त होती हैं और जो हाफ मैन भट्टा होता है उसमें अच्छी ईंटें अधिक प्राप्त होती हैं। लोकप्रियता बुल ट्रेंच भट्टे की अधिक है क्योंकि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। इस चक्कर में जो इसकी लोकप्रियता अधिक है और हाफ मैन भट्टे की लोकप्रियता कम है। और जो किस्म इसका टाइप है वो है अर्ध निरंतर बुल ट्रेंच का और हाफ मैन का जो है निरंतर, क्योंकि कंटिन्यूसली ये हर मौसम में चालू रहता है इसलिए निरंतर है। वर्षा ऋतु में हमको बंद करना पड़ता है इसलिए अर्ध निरंतर है, ठीक है। ये तो देखा हमने बुल ट्रेंच भट्टा और हाफ ट्रेंच भट्टे में अंतर। उसके बाद अब हम देखेंगे पवाजा और जो भट्टा होता है हमारा उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलो देखते हैं, अगली स्लाइड में जाते हैं। पवाजा और भट्टे में अंतर, यहाँ पे ये वही कार्य लिखा हुआ है, यहाँ पे पवाजा और यहाँ पे भट्टे के बारे में। तो जो पकाई क्षमता होती है, तो पवाजा एक मौसम में 20,000 से 1 लाख तक की ईंट हमको देता है और वही भट्टा जो होता है वो हमको पर डे 20,000 से 25,000 तक ईंटें हमको देता है। दूसरा है लागत। जो पवाजा की लागत होती है वो कम आती है, इनिशियल कॉस्ट है। और दूसरा जो भट्टा होता है उसकी जो हमारी कॉस्ट आती है वो अधिक आती है। तीसरा है अग्नि नियंत्रण। इसमें जो जब हम अग्नि जला देते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। एक बार जो आग लगा दी। और भट्टे पर हम जो होता है हमारा जो आग होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा है कुशल कारीगर। पवाजा के लिए हमको कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है और भट्टे के लिए हमको कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। चौथा है उसके बाद ईंधन। पवाजा के लिए हम घास या गोबर का ही यूज़ करते हैं, जो हमारे घास गोबर हो उसी को उसके अंदर डाल के आग लगा देते हैं। और भट्टे के लिए हम कोयले का यूज़ करते हैं। विशेषता ये है पवाजा में जो हमारे अच्छी ईंटें मिलती हैं वो सिर्फ 60% तक की हमको अच्छी ईंटें मिलती है, क्योंकि कोई उसमें हम आग है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें हमको कोई कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। तो हमको जो अच्छी ईंटें होंगी वो भी कम प्राप्त होंगी। और भट्टे में क्या होता है, अच्छी ईंटें हमको 90% तक प्राप्त होती हैं। और जो इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर होता है जो पवाजा का, वो एक टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। और भट्टे का जो होता है स्थायी परमानेंट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा जलने और ठंडा होने का समय। पवाजा को जलाने से लेकर ठंडा होने में कम से कम 2 से 6 माह तक का समय लग जाता है। वहीं भट्टे में क्या होता है, भट्टे में जब हम आग जलाने से लेकर ठंडा होने में सिर्फ 24 घंटे से 12 दिन लगते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा ब्रिक के बारे में, उनके ब्रिक की जो क्ले होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है उनके बारे में पढ़ा, और हम जो ब्रिक तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ा, और जो हम उसको पकाने के लिए पौजा और भट्टे का यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।